अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। एक नजर आज के मौज़ूआत पर जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो तनाव है, लग यूं रहा है कि वो अभी तक बरकरार है। दो के कोशिशें दोनों तरफ से हुई कि इस तनाव में किसी तरह की कमी की जाए। इसका इशारा इस बात से मिल रहा है कि सऊदी अरब ने जो $2 अरब का कर्जा पाकिस्तान को दिया था, अब उसे वापस मांग लिया है और पाकिस्तान वो कर्जा वापस करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ जिक्र करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस हफ्ते कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि मईशत जो है वो दुरुस्त समत पर अब जारी है। अब सवाल हम यहाँ पर यह करेंगे कि वाकई उनका ये दावा हकीकत के बिल्कुल करीब है, और ये भी जिक्र करेंगे कि हुकूमत किस तरीके से कोशिश कर रही है कि जो $12 अरब से ज़ायद हमारे जो ज़खायर हैं ज़र मुबादला के, कि उनको बरकरार रखे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ आज की बड़ी स्टोरी से करेंगे, और वो है सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। और शहबाज, ज़ाहिर है कि पहले भी आपने खबर की थी कि जब वक्त से पहले हमने $1 अरब सऊदी अरब का वापस किया और चीन से लेकर के हमने सऊदी अरब को पैसे वापस किए। उसके बाद कोशिश ज़रूर हुई दोनों मुल्कों की तरफ से कि अगर जो कोई हिकअप था, जो तनाव था, उसको किसी तरीके से हल किया जाए। लेकिन लग यूँ रहा है कि मामलात अभी भी ठीक तरफ नहीं जा रहे। आपकी खबर है कि मजीद जो $2 अरब हैं हम वापस करने जा रहे हैं सऊदी अरब को। कामरान, आपने जैसे स्टार्ट में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने दावा किया है कि इकॉनमी इज़ बैक ऑन राइट ट्रैक, और उनका अब मेरे लिए दूसरा चैलेंज है कि मैंने एहतसाब करना है। तो एहतसाब तो इमरान खान साहब पिछले 2-2.25 साल से कर ही रहे हैं, वो नहीं हुआ वो एक और बात है। जहाँ तक इकॉनमी की बात है वो तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सऊदी अरब से तकरीबन $6.2 अरब का एक पैकेज लिया था अक्टूबर 2018 में। और ये पैकेज पाकिस्तान ने इसलिए लिया था कि उस वक्त पाकिस्तान के जो माशी हालात थे अच्छे नहीं थे और मुल्क के दिवालिया होने का खतरा था। तो नाज़रीन, खबर यह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपने $2 अरब का जो कर्जा है वो वापस मांग लिया है। ये हमारे ज़राए से खबर है। और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को एक मौखर अदायगियों के ऊपर जो तेल भी मिल रहा था, वो हम आपको पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि वो भी मई से सस्पेंडेड है। वो $3.2 बिलियन का पैकेज ऑलरेडी मुअत्तल हो चुका है। $3 अरब जो बाकी कैश का पाकिस्तान को मिला था, उसमें $1 अरब पाकिस्तान पहले ही मई में सऊदी अरब को वापस कर चुका है, जुलाई में। और बाकी के जो $2 अरब थे उसको वापस करने की जो हमारे ज़राए बता रहे अब तैयारियां हो रही हैं। इसमें हुकूमत के सामने से मुख्तलिफ ऑप्शन है जिसके ऊपर हुकूमत गौर कर रही है कि यह कर्जा कैसे वापस किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त $12.1 अरब के हैं, वो ज्यादातर कर्जे लेकर ही रखे गए हैं। तो हुकूमत की कोशिश है कि जब सऊदी अरब के $2 अरब इसमें से निकलें तो ये रिजर्व जो हैं, ज़खायर जो हैं, इसी लेवल पे रहें। इस हवाले से हमने जब वजारत खजाना से भी रब्ता किया तो उनसे हमने 2 बुनियादी सवाल पूछे कि सऊदी अरब का जो $2 अरब का बाकी पाकिस्तानी कर्जा है क्या वो वापस करना है अगले महीने से, और दूसरा ये कि मुत्तहिदा अरब अमारात का भी हमने $2 अरब वापस करना, तो क्या फिर वो भी हम कर्जा वापस करेंगे। तो इसके जवाब में जो वजारत खजाना ने हमें बहुत मुख्तसर जवाब दिया वो ये है कि ये 2 तरफा खुफिया मामला है। तो कामरान, बड़ी खबर यही कि $2 अरब वापस करने की तैयारी हो रही है, लेकिन ये खुफिया मामला है। हुकूमत जो है इसके ऊपर पब्लिकली बात है और हसास मामला है। और बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल भी होगा कि जाहिर है कि जब आप कर्जा लेते हैं तो कर्जा वापस भी करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसका मेरे ख्याल में बताना ये जरूरी है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस नौयत के हैं कि माजी में ये पहला मौका नहीं है। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान की फाइनेंशियल लाइफ लाइन रहा है। 98 के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो, पाकिस्तान पर सैंक्शंस थी और डेफर्ड पेमेंट पर पाकिस्तान को कई सालों तक उन्होंने तेल दिया। डेफर्ड पेमेंट का मतलब यह था कि उधार तेल दिया, लेकिन बाद में वो ग्रांट में कन्वर्ट कर दी गया, कभी हमने पैसे वापस नहीं किए। फिर PMLN की गवर्नमेंट जब आई 2013 में तो उन्होंने $1.5 अरब आपको कहते थे गिफ्ट के तौर पर दिया, वो भी कभी वापस नहीं लिया। तो इस दफा ये कुछ नया हो रहा है कि सऊदी अरब आपको पैसे दे रहा है और फिर आपसे पैसे वापस मांग रहा है। और उसकी वजह यह है कि जाहिर है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव है, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक मामलात हैं जिनके ऊपर दोनों मुल्कों के दरमियान इत्तेफाक राय नहीं है। पाकिस्तान कुछ मामलात पे अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो करना चाहता है, वो ताल्लुकात हों बेशक तुर्की के साथ, मलेशिया के साथ, चीन के साथ या ईरान के साथ। लेकिन सऊदी की आदत हमसे चाह रही है कि हमारा झुकाव जो है वो सऊदी अरब की तरफ रहे, और ये वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। कामरान, ये इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपने बता दिया। इसमें एक और एंगल भी है। माजी में पाकिस्तान को जब भी सऊदी अरब की मदद की जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब ने यह नहीं कहा कि अमेरिका क्या कहेगा, IMF क्या कहेगा, बाकी ममालिक क्या कहेंगे। तो उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान का एक इस्लामी बरादर मुल्क होने के नाते हमेशा मदद की।
जब सऊदी अरब के ऊपर टाइम आया तो हम ले गए उनको पार्लियामेंट में, तो वहां से एक चीजें इनकी दरारें पड़ना शुरू हुई। मेरे ख्याल में एक इसमें क्लैरिफिकेशन भी जरूरी है। जब हम कहते हैं ना कि सऊदी अरब हमारी मदद करता है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। ये बात याद रखें कि पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, 1982 का हमारा एक डिफेंस पैक्ट भी है। हजारों की तादाद में हमारी जो पाकिस्तानी अफवाज हैं इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। जनरल राहील शरीफ जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे, वो जो एक कोalition है उसको वो हेड भी करते हैं। तो इट्स टू वे ट्रैफिक, दोनों के इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं। लेकिन अब जो है शायद मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि जो मौजूदा सऊदी क़यादत है वो पाकिस्तान से कुछ ऐसे काम करवाना चाहती है, या वो चाहती है कि उनकी मनपसंद पॉलिसी फॉलो की जाए, लेकिन पाकिस्तान का ख्याल है कि हम अपने जो इंटरेस्ट हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये वो शायद जिसकी वजह से beggars can never be choosers। ये तो फिर ठीक है। अब मसला ये है कि बात कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दावे की कि इकॉनमी जो सही समत पे चल पड़ी है। इसमें भी थोड़ा सा अगर माजी की बात करें, मार्च 2018 में IMF की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनकी सूरत हाल क्या है। उस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर थे 12.8 अरब डॉलर, और उस वक्त IMF की रिपोर्ट ने कहा कि ये आपको जो ज़खायर नजर आ रहे हैं 12.8 के, ये एक्चुअली नेगेटिव मनफी 724 मिलियन डॉलर है। अब 12.8 से माइनस क्यों है ये नाज़रीन को हम थोड़ा सा बता देते हैं। उसमें तकरीबन इसके थे कुछ पैसे, 12.8 में से हमने 1 अरब डॉलर चीन से लिया हुआ था, 5.4 अरब डॉलर के स्टेट बैंक ने शॉर्ट टर्म के कर्जे लिए हुए थे, और इसी तरह कोई IMF का भी अपना कर्जा जिसमें 6.3 अरब डॉलर था। तो ये तीनों कर्जों को आप माइनस करें तो आप आते हैं 724 मिलियन डॉलर पर। अब नाज़रीन आ जाते हैं उस नंबर के ऊपर जिसका आज हम जिक्र आपसे करने जा रहे हैं कि इस वक्त हमारे जो ग्रॉस ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 12.1 अरब डॉलर हैं। लेकिन चंद ऐसे मैं आपके सामने हकाइक रखने जा रहा हूं जो कि मैंने सरकारी दादोशुमार से लिए हुए हैं, जिसके बाद पता ये चलता है कि जो 12.1 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो एक्चुअली -8.5 अरब डॉलर हैं। याद रहे मार्च 2018 में ये थे -724 मिलियन डॉलर, जो कि अब -8.5 अरब डॉलर हैं। और इमरान खान साहब ने यह दावा किया है कि इकॉनमी हमारी सही समत पर चल पड़ी है। हम IMF के प्रोग्राम में इसलिए गए थे कि पाकिस्तान के उस वक्त दो मसले थे, आपका बजट खसारा बहुत ज्यादा था, करंट अकाउंट खसारा आपका उस वक्त 19 अरब डॉलर के करीब था, और जो ज़र मुबादला के ज़खायर जो जून 2018 में थे वो 8 अरब डॉलर थे। वो इतने नहीं थे कि हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते, हम अपनी जो गैर मुल्की अदायगियाँ कर सकते। लेकिन आज क्या सूरत हाल है ये सुन लीजिए। पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब का 2 अरब डॉलर वापस करना है, जो हम वापस करने जा रहे हैं, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं। 2 अरब डॉलर पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का वापस करना है अगले 3 से 4 माह में। इसी तरह पाकिस्तान ने 3 अरब डॉलर की चीन ने पाकिस्तान को एक फैसिलिटी दी थी तजारती मकासद के लिए, उसको हमने इस्तेमाल कर लिया है अपने कर्जों की अदायगी के लिए। वो हमारी मई में मैच्योर हो रही है और उसके ऊपर हुकूमत जो चीन से दरखास्त करने जा रही है कि इसको रोल ओवर कर दें। मतलब ये कि हम 3 अरब डॉलर भी वापस नहीं कर सकते। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मकामी बैंकों से 5.8 अरब डॉलर के मुख्तसर मुद्दत के कर्जे लिए हैं। जी नाज़रीन, आपके जो डॉलर्स अमेरिकी डॉलर आपने अपने अकाउंट्स में रखवाए हुए हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन बैंकों से कर्जों पे हासिल कर चुका है। इसी तरह IMF के जो हमने 7.7 अरब डॉलर वापस करने हैं, इन सब चीजों को अब माइनस कर दें तो जो नंबर आता है वो 8.5 अरब डॉलर। शहबाज, मेरे ख्याल में अगर आप इजाजत दें, ये ज़र मुबादला के ज़खायर क्यों जरूरी होते हैं, आम लोगों को भी समझाना जरूरी है कि ज़र मुबादला के ज़खायर इसलिए जरूरी होते हैं कि अगर आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे तो जो आपका इंपोर्ट बिल है, जो बाहर से हम चीजें मंगवाते हैं, जो कर्जा आप उतारते हैं, तो वो आप फिर सर्वाइव नहीं कर सकते, डिफॉल्ट कर सकते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है 90s में जब भी जो मुंतखब हुकूमतें बर्खास्त की जाती रही 58(2)B के नाम पर, एक चार्जशीट जो उस वक्त गवर्नमेंट्स के खिलाफ होती थी कि मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है, यानी कि दिवालिया होने वाला है। 1999 में जब मिलिट्री कू हुआ, मुशर्रफ ने किया, तो उस वक्त भी एक चार्जशीट PMLN गवर्नमेंट के खिलाफ यह थी कि मुल्क दिवालिया होने वाला है। तो इसलिए ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं ये पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। और कल भी इमरान खान साहब कह रहे थे कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है, लेकिन बातें करने से सेल्फ रिलायंट की बता दें हकीकत भी अभी ये भी नाज़रीन वजारत खजाना की इसी हफ्ते की रिपोर्ट है, फिस्कल ऑपरेशन की समरी जारी की है। जुलाई और सितंबर का पीरियड जो इस माली साल का पहला समाही बनता है, इसके अंदर पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, वो जो फिस्कल मामलात हैं वो कैसे रहे हैं। जुलाई से सितंबर तक पाकिस्तान की जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी उसमें 30% इजाफा हुआ है। पहली समाही में जहां पे कर्जों में 30% इजाफा हुआ,
दिफा में कमी हुई खर्चे के ऊपर, और इस तरक्याती बजट भी जो हम खर्च करते थे उसमें भी मामूली कमी हुई। पहले 3 माह में जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी थी उसके ऊपर पाकिस्तान ने 742 अरब रुपए खर्च किया। इसमें अगर आप अंदरूनी कर्जे देखें, डोमेस्टिक जो आपके लोन थे उनके ऊपर जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी थी उसमें 685 अरब और उसमें 39% इजाफा। गैर मुल्की कर्जों के ऊपर जो सूद की अदायगी थी उसमें 57 अरब रुपए खर्च हुए, इसमें 27% की कमी है। ये कमी इसलिए है कि पाकिस्तान ने G20 ममालिक से डेट रिलीफ लिया हुआ है, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर ये पेमेंट्स कम हो रही हैं, लेकिन 2 साल बाद ये भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। दफा और सूद के ऊपर जो कर्जों की अदायगी के बाद में पाकिस्तान ने पहले 3 माह में मजमूई तौर पर 966 अरब रुपए खर्च किया नाज़रीन, और ये FBR का जितनी भी टैक्स कलेक्शन थी पहले 3 माह में वो 1010 अरब रुपए थी। 966 अरब हमने दिफा मामूली था कंपोनेंट 224 बिलियन, और जो बड़ा कंपोनेंट 724 अरब का था वो कर्जों के ऊपर, ये 96%। FBR ने जितना टैक्स इकट्ठा किया उसका 96% हमने दिफा और कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी पे हमने खर्च कर दिया। तरक्याती बजट इसके मुकाबले में इसके ऊपर सिर्फ 70.7 अरब रुपए खर्च हुए हैं। तो ये है नाज़रीन वो सूरत हाल जिसकी मौजूदगी के बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस हफ्ते दावा किया है कि इकॉनमी जो वो सही समत में चल रही है। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, उनसे हम पूछेंगे ये सारे डेवलपमेंट्स को वो कैसे देखते हैं। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो खबर हमने आपसे शेयर की कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से $2 अरब जो कर्जा दिया था वो वापस मांग लिया और पाकिस्तान तैयारी कर रहा है कि वो कर्जा वापस कर दे। इसकी जाहिर है कि 2 इम्प्लीकेशंस हैं, एक इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं और एक हमारे जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के उस हवाले से इम्प्लीकेशन है। जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशफाक तोला साहब, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं और इन मामलात पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो अशफाक साहब, आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? हम पहले ही $1 अरब वक्त से पहले सऊदी अरब को वापस कर चुके हैं चीन से लेके, और अब तैयारी कर रहे हैं कि $2 अरब मजीद जो सऊदी अरब से कर्जा लिया था वो वापस करने जा रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को आप? थैंक यू वेरी मच कामरान एंड राना साहब। देखिए, एक्चुअली डेवलपमेंट तो कोई अच्छी नहीं है और ये शोकेस डिपॉजिट था जिसका हमने कहीं कोई कर्जे में अपना जिक्र नहीं किया था, और जो अभी हम इस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट लेते हैं उसमें ये $4 बिलियन जिसमें $2 बिलियन UAE के भी शामिल है वो शामिल नहीं है, और वो आपके रिजर्व में भी शो किए जा रहे हैं। आपको ये पता होगा, मेरा ख्याल है राना शहबाज साहब की एक स्टोरी कुछ दिनों पहले छपी थी कि आपके जो ट्रू रिजर्व हैं वो सिर्फ 2.2 बिलियन के करीब रह गए, और अगर आपने देखा होगा कि आपके जो 29 अक्टूबर की जो डिटेल आई है उसमें जो रिजर्व हैं आपके वो $12.18 बिलियन हैं जो गवर्नमेंट रिजर्व है, और $7.2 बिलियन के करीब जो है वो प्राइवेट बैंकों में रिजर्व है। और अगर आप उनको देखें उसमें से $5.8 बिलियन गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट ये बोरो बैक कर लिए। तो अगर हम इसको देखते हैं तो अगर आप नेट पोजीशन बनती है और अगर सऊदी अरेबिया ने भी वापस ले लिए आपसे, तो टोटल आपके पास सिर्फ मेरा ख्याल है $4 बिलियन के रिजर्व रहेंगे इंक्लूडिंग UAE की शोकेस। तो मैं ये $12 बिलियन का जो हमारे पास जो चीजें नजर आ रही हैं मैं समझता हूँ उसमें काफी बड़ी आपको एक डेंट पड़ेगा। सऊदी अरेबिया का आपका 3.2% पे जहां तक मेरी नॉलेज है वो आपका अच्छा इंटरेस्ट रेट। अब आप देखें, अगर आप इसको स्वैप करते हैं, चाइना से करते हैं या किसी कमर्शियल सोर्स से करते हैं, उसका आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा मुझे नहीं पता, और वो अगर ज्यादा होता है तो वो आपके एक्सचेकर और आपके फिस्कल डेफिसिट पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये एक बाय एंड लार्ज तो अच्छी सिचुएशन नहीं है। तोला साहब, इसी हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जो इकॉनमी है वो सही समत पे चलना शुरू हो गई है। तो अभी जो आपने रिजर्व्स की सूरत हाल बताई है, आप बता रहे हैं मनफी $2 अरब, अगर इसमें IMF के भी जो हमने पैसे देने हैं उसकी जो डेफिनेशन है उसको भी माइनस कर दें, उसके डेफिनेशन को सामने रखते हुए, तो -8.5 अरब हैं। तो जब हम -8.5 अरब के ऊपर खड़े हुए हैं तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को विक्ट्री डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी इस हफ्ते आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से देखें, वजीर आजम साहब हमारे मईशत के एक्सपर्ट नहीं है और मैं ये समझता हूँ उनको मिसगाइड किया जाए, और वो बेचारे देखें ना, वो पॉलिटिक्स के हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं हमारे वजीर आजम साहब और उनकी दस्तरस है पॉलिटिक्स में भी, अब वो स्टूडेंट है हमारी तरह, मगर फाइनेंस के मामले में तो मेरा ख्याल है वो किंडरगार्टन स्टूडेंट कहूंगा मैं इनको है।
और इनकी इकोनॉमिक टीम जो है, मेरा ख्याल है, मुझे जो लग रहा है कि वो शायद ट्रू पिक्चर नहीं दे रही। और आप देख लें, माजी के इवेंट से भी आप देख लेते हैं कि जब वजीर आजम साहब ने एक मतलब ये भी कहा कि जी डॉलर में जो डिवैल्यूएशन हुई तो मुझे तो टीवी के जरिए पता लगा। तो ऐसे काफी इंस्टेंसेस हमने देखे हैं माजी में भी कि हमारे मोहतरम वजीर आजम साहब मिसगाइड हो रहे हैं, और अभी भी मुझे लग रहा है कि मजीद मिसगाइड हो चुके हैं। और मेरा ख्याल है उनको ट्रू एनालिसिस देनी पड़ेगी। आप जैसे जो कोना मश सहाफी है ना, जो वो बबांगो दर लिख देते हैं, तो मेरा ख्याल है वही एनालिसिस जो है ना, उनको ट्रू इनके पास कुछ होने चाहिए। आप कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर है कि कोई इकोनॉमी को उस तरह से नहीं जानते, मेरे ख्याल में ये जानना उनका जरूरी भी नहीं है। इससे पहले भी जो वज़ीर-ए-आज़म रहे वो तो ज़ाहिर है कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं थे, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर आपने तमाम चीजों को साथ लेकर के चलना होता है। एक इंप्रेशन ये भी है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब को रियलिटी चेक दिखाता है तो वो उससे भी नाराज होते हैं कि वो डूम्सडे सिनेरियो की बात ना करते, वो कहते हैं जी कि हमेशा पॉजिटिव बात किया करें। तो अल्टीमेटली जो भी इकोनॉमिक टीम की गलती हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं की बनती है ना। वो ये तो नहीं कह सकते कि क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं था तो इसलिए आप मुझ पर ये इल्जाम ना डालें, आप हैं तो प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, तो जब वजीर आजम ही वजीर खजाना हो, बिकॉज के वहां तो आप देखें अगर एडवाइजर टू फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर है ऑन फाइनेंस। जी मेरे ख्याल में उनसे राब्ता मुनक़ते हो गया और कोशिश कर रहे हैं उनसे राब्ता। जी थोड़ा सा आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल में वापस आ गए लाइन। जी जी मेरी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैं कहता हूँ बिलखुसूस उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर ही वजीर खजाना है, मगर फिर भी मैं ये समझता हूँ कि आजम साहब को पिक्चर देने के लिए शायद इनको अपनी मजीद नॉलेज में इजाफा करना पड़ेगा फाइनेंस की। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप दूसरे मामला भी देखें, टैक्स रेवेन्यू के हिसाब से भी देखें अगर, तो वो भी टैक्स रेवेन्यू इस सिर्फ एक क्वार्टर में पूरी अच्छी आई थी परफॉर्मेंस। 2 साल में आपने अपने टारगेट से 2283 अरब आप पीछे रहे। तो वही अगर आप देख लें कि आपके पूरे साल का टारगेट 4000 अरब का अगर होता है और 2 सालों में अगर 2383 अरब अगर आप पीछे रह जाएं, तो आपने तो अपने आप को खराब किया और नेगेटिव ग्रोथ के साथ आपने पाकिस्तान की तारीख रकम कर दी कि दो साहब वो जो टैक्स के मामलात हैं, जो टैक्स के मामलात है उसका हल निकाल लिया गया है। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब को एक प्रेजेंटेशन दी गई है कुर्सियों के ऊपर, वो उन्होंने बहुत सारे वो मैप्स बना के रख के दिखाया है कि पाकिस्तान में टैक्स चोरी कैसे होती है, हुकूमत क्या इकदाम ले रही है। नाज़रीन ये अपनी स्क्रीन पे भी आप वो तस्वीर देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, कि जहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बताया जा रहा है कि जो वो कैसे मामला चलते हैं, उसके टैक्स के मुल्क निज़ाम कैसे बेहतर होगा, कैसे लोगों ने पाए और हम बाहर निकालेंगे। तोला साहब उसकी आप टेंशन न लें, वो ठीक हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि आप ये अगर $2 अरब पाकिस्तान के रिजर्व से निकल जाता है तो आपके ख्याल में जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर इसकी क्या इंप्लीकेशन होगी? खास तौर पर आपने पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा था जिसमें आप तो कह रहे थे कि जो रुपए की वैल्यू 140 होनी चाहिए, तो अभी भी आप उसके ऊपर स्टैंड करते हैं कि इन हालात में भी 140 का रुपया होगा? सर मुझे एक बात बताएं, जब रिजर्व की हालत यही है और 168 रुपए से 159 रुपए 10 पैसे पे अगर डॉलर आ सकता है, तो अब मेरी 140 की जो आजिज राय थी उसमें क्या मुजाहिका है? और इससे नाराजगी बिला वजह थी लोगों की, जो हमारे 1-2 अरबाब इख्तियार और जो इख्तियार के ऐवानों में बैठे हुए दोस्त थे, उन्होंने बड़ी नाराजगी का खौफगी का जाहिर किया। आपको भी पता है कि भाई ये आपने क्या लिख दिया। तो मैं आपको ये वसूख के साथ कह सकता हूँ, मगर एक चीज उनको देखनी पड़ेगी, उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो इस किस्म की कोई चीज करने लगे हैं तो उनको एक्सपोर्टर्स का ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज अभी भी एक्सपोर्टर्स बेचारा रो पड़ा है आपका, क्योंकि उन्होंने जो पूरी अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स या बजटिंग की थी वो 168 रुपए पे की थी या 165 रुपए पे की थी, और अब इनको ये जो झटका लग रहा है ये बहुत ही खराब हो जाएगा। और आपको एक्सपोर्टर को नहीं देखना, जो डाउन स्ट्रीम इनकी इंडस्ट्री है जो कि एक्सपोर्ट के जुमरे में नहीं आती है, सप्लायर टू एक्सपोर्टर है, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। और 140 का डॉलर जब तक नहीं होगा और 4% इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, पाकिस्तान की मईशत गो न गो और ये अपनी बिल्कुल जो जबू आली का शिकार रहेगी। अच्छा अशफाक साहब, ये जो फॉरेन रिजर्व्स की हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है जो भी अभी सूरत हाल है, आप खुद कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को शायद ठीक तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा,
मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए आप क्या मशवरा देंगे कि ये जो किस तरीके से इससे बाहर निकला जाए? आईएमएफ का प्रोग्राम भी सस्पेंडेड है, सऊदी अरब ने भी पैसे वापस मांग लिए हैं, सिचुएशन हमारे सामने है, क्या वे आउट है? क्योंकि अगर ज़र मुबादला इसी तरह से नीचे जाते रहे तो जाहिर है कि फिर डिफॉल्ट होने का भी खतरा है हमारा। कामरान भाई, मैंने एक आर्टिकल लिखा था फरवरी में, ये कोविड से पहले की बातें हैं सारी, और पहले ये कहा जाता था कि अब कोविड आ गया, कोविड आ गया। हमने तो कोविड से पहले, अगर 8 फरवरी का एक आर्टिकल है बिजनेस रिकॉर्डर में छपा है काफी डिटेल में, और ये था कि कैन पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वाइव विदाउट आईएमएफ। इसमें हमने डेट रीप्रोफाइलिंग की बात की थी और कंसिक्वेंट सेविंग्स की बात की थी। वो बहुत ही एक तफसीलन आर्टिकल था, उसमें भी मेरी यही राय थी कि आप आईएमएफ के साथ नहीं चल सकते। देखिए, एक बात पहले ज़हन नशीन कर लें आप कि आपके पास आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो एक बिल्कुल ट्रैक पे चलता है। आईएमएफ के प्रोग्राम में आपकी जो मुतवाजी मईशत या पैरेलल इकोनॉमी है उसकी कहीं जगह नहीं है, और बदकिस्मती यह है कि आपकी जो ग्राउंड रियलिटीज है वो उस पैरेलल इकोनॉमी के बगैर कुछ भी नहीं है, और वो वाकईतन इसकी कोई हैसियत नहीं रहती है। तो ये दो मुतजाद चीजें हैं आपके पास, और जब तक आपकी पैरेलल इकोनॉमी कम नहीं होती। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मेरा मईशतदान जोड़िया बाजार या सुत्तर मंडी या लिबर्टी मार्केट या ब्रांडेड रोड या किस्सा खानी बाजार को नहीं पहचानता या कपड़ा मार्केट को नहीं पहचानता तो मुल्क की मईशत नहीं चला सकता। मुझे आप बताएं, एक केमिकल मेरा इंपोर्ट होता है 50% अंडर इनवॉइसिंग पे। अंडर इनवॉइस होने के बाद उसकी ड्यूटियां भी आपको कम मिलती हैं, और जब वो बेचता है 50 रुपए की चीज 100 रुपए की, तो उसको ये कवर करते हैं, और वही पैरेलल इकोनॉमी। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस का कि जो सऊदी अरब ने $2 अरब का कर्जा पाकिस्तान से वापस मांगा है। अब थोड़ा जिक्र करेंगे कि डिप्लोमेटिक सतह पर उसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं। जाहिर है ये जो डेवलपमेंट है इस बात की तरफ इशारा करती है कि दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अभी भी तनाव मौजूद है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुशर्रफ जैदी साहब, एक्सपर्ट हैं, इन तमाम अमूर को बड़ी गहरी नजर से देखते हैं। तो मुशर्रफ साहब, शहबाज की खबर आपने देखी होगी कि सऊदी अरब ने $2 अरब का कर्जा हमसे वापस मांग लिया है। $1 अरब हम उनको पहले ही वापस कर चुके हैं, और जाहिर है कि इसका कॉन्टेक्स्ट भी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात शायद ठीक नहीं है। तो ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है क्या शो करती है कि हालात मेरे ख्याल में ठीक नहीं लग रहे दोनों मुल्कों के दरमियान। देखिए कामरान, इस पे हम पहले भी आपके शो पे भी बात करते रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि 2015 से ये बड़ा वाज़ेह है कि जो यमन की जंग पे जो इख्तलाफात पैदा हुए थे वो पहले के इख्तलाफात को और ज्यादा एक तरह से एक ओपन वूंड जो है वो अब बन चुका है। अब इसका तरीका, इसको मैनेज करने का जो है वो जाहिर बात है हुक्मरान जमातें, चाहे वो PML नून हो या PTI हो, और जाहिर बात है इसमें फौज का भी बहुत अहम और कलीदी किरदार है, होना चाहिए या नहीं वो एक अलग डिबेट है, लेकिन एज इट इज है। और तो इन लोगों को, जो हुक्मरान तबकात हैं पाकिस्तान में, उनको ये सोचना है कि क्या जो ये डिसएग्रीमेंट है या समझ का फर्क है या जो डिमांड्स है सऊदी अरब की, अगर पाकिस्तान वो पूरी नहीं कर सकता तो किस तरह से उन लिमिटेशंस का इजहार किया जाए, और किस तरह से सऊदी अरब को जो वो डिजर्व करता है बतौर एक बहुत अहम पार्टनर के और एलाय के, उसको वो सपोर्ट तो फराहम करे, लेकिन ऐसी सपोर्ट ना फराहम करे जो पाकिस्तान के मफादात के लिए मनफी हो। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, इसमें मेरा ख्याल है एक बड़ी गलती जो है शायद वो उस वक्त थी जब बजाय डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करने के यमन का सवाल, हमने इसको पार्लियामेंट में जो है पेश करके और एक पब्लिक डिबेट करवाई, और उसके बाद जो कुछ लिमिटेशंस थी या जो आप समझ लीजिए रिजर्वेशंस थी सऊदियों की, जब ये हुकूमत आई, और इस हुकूमत के जो इमरान खान के अलावा भी जो अहम वज़रा वगैरह हैं, उनको किस तरह से वो जो है बात कर रहे थे खलीज में मामलात के बारे में, और कितना उनका एक्सपोजर था। इन चीजों को मैं समझता हूँ मुख्तलिफ तरीके से मैनेज किया जा सकता था, खास तौर पे जब ये पता था कि
आपके पास ऐसे कर्जे लेने के जो है वसाइल नहीं है जहां पे आपको कोई ना कोई जवाबन कंडीशनैलिटीज जो हैं वो सहनी सैदी साहब, आपने नहीं कहा कि पड़ेंगी। 2015 के बाद मामला जो है वो खराब होना शुरू हुए, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने हमें 6.2 अरब डॉलर का पैकेज जो है वो अक्टूबर 2018 में उसने दिया। इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान भी आए। तो आपके ख्याल में ऐसी क्या फंडामेंटल एक मिस्टेक हुई कि जो ताल्लुकात है वो खराब हुए? जो इसमें एक मलेशिया का समिट था वो बड़ी वजह बनी, या जो पाकिस्तान के जो वजीर आजम का अमेरिका का दौरा था वहां पे जो कुछ मुलाकातें हुई उसकी वजह से आप सऊदी अरब जो है वो रिटेलिएट कर रहा है? मेरा ख्याल है सऊदी अरब एक ऐसा दोस्त है जो चाहता है कि उसको मुकम्मल लॉयल्टी दिखाई जाए। ये जब तर्ज हुकूमत वैसा हो जिस तरह सऊदी अरब में है तो ये एक बड़ी अंडरस्टैंडेबल चीज है। और अगर आप मशरकी वस्ता की सियासत को पिछले 10-15 साल में देखें कि किस तरह से टूनीशिया में एक सिलसिला शुरू हुआ, मिस्र तक पहुंचा, जो इख्वानुल मुस्लिमीन या उसके जो इफेक्ट्स हैं औरों पर उस पूरे खित्ते में, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप जो है देखें तो सऊदी अरब का या मुत्तहिदा अरब इमारात का जो ग्लोबली जो उनकी अलायंसेस हैं, जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, तो वो एक समझ आने वाली चीज है। इसमें पाकिस्तान ने जिस तरह से 2018 के बाद जो रद्द अमल था उसमें मैं समझता हूं कि शायद ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवर किया। तो सवाल ये बनता है कि क्या पाकिस्तानियों को उस तरह के प्रोमिस करने चाहिए जो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की आवाम जो है जिस पे पूरे ना उतर सके, या उसको ऐसे वादे करने चाहिए जो वो मुकम्मल तौर पे पूरे कर सके और हमारे दोस्त हमसे खुश रहें और हमारे दुश्मन हमसे डरे रहें। यहाँ पे थोड़ा सा उलट हो गया है कि हमने ओवर प्रॉमिस किया है। शायद हमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने ऐसे वादे किए हैं जो हमने कभी भी पूरे नहीं करने थे, और उन वादों को टूटते देखते हुए जो हमारे दोस्त हैं वो जाहिर बात है हर्ट होते हैं, रिएक्ट करते हैं। यकीनन कई ऐसे मामलात हैं जहां हमारे लिए बड़ा तकलीफ दह है हमारे दोस्तों का जो रद्द अमल है, मसलन कश्मीर पर। तो इन चीजों को बजाय पब्लिक डोमेन में प्ले करने के, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने किया, इसको प्राइवेटली रिजॉल्व करते तो मेरा ख्याल है कि अभी भी कोई इतनी ज्यादा ब्रीच नहीं हुई थी रिलेशनशिप पाकिस्तान और सऊदी अरब की कि इस तरह के लम्हात जो मतलब है आप ये कह रहे हैं कि relationship को कहीं ना देखने कहीं इस हुकूमत का भी जरूर कसूर है कि ये जो डेलिकेट मामलात थे इनको जाहिर है कि जिस तरह 2015 में आपने जिक्र किया कि उस वक्त की हुकूमत ने भी ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया, पार्लियामेंट में ले गए। इसी तरह से जो मौजूदा गवर्नमेंट है, अगर इनको कश्मीर के हवाले से या कुछ और कुआलालंपुर समिट के हवाले से कंसर्न्स थे तो वो डिप्लोमेटिकली कन्वे किए जा सकते थे, पब्लिकली नहीं करना चाहिए था। तो ये जो सूरत हाल है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपने आप को, मौजूदा गवर्नमेंट या मौजूदा गवर्नमेंट को चलाने वाले अपने आप को बरी जुबानी करार दे सकते इस चीज से। नहीं, लेकिन मैं तो ये भी कह रहा हूं कामरान साहब के मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तानी अशराफिया है उसको मिलजुल के बड़ी गहरी तौर पे सोचना होगा कि पाकिस्तान असल में एक छोटा सा जजीरा है जिसके साथ जो मर्जी आए जो आके कर जाए, या एक दुनिया इस्लाम का और दुनिया का एक बड़ा मुल्क है जिसके 220 मिलियन लोग हैं, उसकी आवाम है, उसके पास एटम बम है, उसकी मईशत खराब है, उस तरह ग्रो नहीं करती जैसे होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बड़ी मईशत है और दुनिया की बड़ी मईशत है। तो आपने अपने आप के बारे में आप किस तरह सोचते हैं, आपने इस पे गौर करना है। आपको याद होगा जब सदर जरदारी सदर थे तो एक शटल डिप्लोमेसी का सिलसिला शुरू हुआ जहां इस मुल्क और इसकी रियासत और इसके लीडरान में, चाहे गलत था या सही, लेकिन एक ऐसा कॉन्फिडेंस था कि वो समझते थे कि ईरान और सऊदी अरब के मामलात में दखल अंदाजी करके उन दोनों की ऑब्वियसली थोड़ी भी बहुत असेंट के साथ दोनों को करीब लाया जा सकता है। अच्छा, ये मैं सारा इसलिए बयान कर रहा हूं कि इस तरह का जो विजन है ये हमारे जो मौजूदा वजीर आजम है वो भी शेयर करते हैं। तो मौजूदा हालात में जो करना था वो ये था कि कथा कलामी होती है। मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली हमारी पोजीशन भी यही रही है। अगर इवन फॉर्मर मिलिट्री डिक्टेटर देखें जनरल ज़ियाउल हक,
वो ईरान इराक वॉर हुई, उस वक्त भी वो मीडिएशन के चक्कर में पड़े रहे। नवाज शरीफ ने भी कोशिश की मीडिएशन की। जरदारी साहब का आपने जिक्र किया, इमरान खान भी वही कह रहे हैं। हिस्टोरिकली तो पाकिस्तान एज अ स्टेट हमेशा चाहती रही है कि मुस्लिम दुनिया के जो मामलात हैं उसके बीच में ना पड़े, बल्कि मीडिएशन करवाए। फर्क ये है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा सऊदी की आदत है वो अब बड़े क्लियर हैं। वो कहते हैं आर यू विद अस और अगेंस्ट अस, माजी की जो के मुकाबले में जो सऊदी की आदत थी। इसमें कोई शक नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, जिस तरह का तर्ज हुकूमत सऊदी अरब में है, मुत्तहिदा अरब इमारात में है, उसमें ये जो ऑल और नथिंग वाली लॉयल्टी वाला चक्कर है वो डोमेस्टिकली भी यही चाहते हैं और इंटरनेशनली भी। अच्छा, लेकिन इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं कि ये आइदर विद अस और अगेंस्ट अस वाला मामला तो जहां पे जमहूरी निजाम है वहां पर भी जो है हमें देखने को मिल रहा है कई ममालिक में, इंक्लूडिंग अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो लीडरशिप है वो मुकम्मल या तो लॉयल्टी चाहती है और सबसर्वियंस चाहती है, या वो मुकम्मल तौर की दुश्मनी चाहती है। मिडिल ग्राउंड कोई नहीं है। अच्छा, इसमें लेकिन जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की साहब, आप हमारे साथ स्काइप पे ही रहिएगा। यहाँ पे हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक पे आएंगे तो यहीं से हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से बात कर रहे हैं और बैकग्राउंड ये है कि जो $3 अरब का कर्जा सऊदी अरब ने हमें दिया था, $1 अरब हम पहले ही वापस कर चुके और अब मजीद जो $2 अरब थे वो वापस करने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है ये रिफ्लेक्ट करता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव अभी बरकरार है। तो मुशर्रफ ज़ैदी साहब, ये ऐसा मामला है सऊदी अरब के ताल्लुकात के साथ, हसास नौयत का मामला है, बहुत कम ऑफिशियली दोनों सतह से इस पर बात होती है कि असल वजह है क्या, लेकिन प्राइवेटली और जो रिटायर्ड डिप्लोमेट्स दोनों तरफ से जो लिखते रहे हैं, एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि सऊदी अरब हमसे चाहता क्या है। सऊदी अरब हमसे चाहता है कि आप तुर्की, मलेशिया, ईरान और इवन चाइना से अपने ताल्लुकात का असर नौ जायजा लें। आपको लगता है कि अगर इस तरह की, क्योंकि आप फॉरेन ऑफिस में सर्व भी कर चुके हैं, इस तरह की सूरत हाल हो, हमारे पास इतनी डिप्लोमेटिक स्किल है कि हम उन्हें बता सकें कि क्यों हमारे लिए जरूरी है कि तमाम मुस्लिम दुनिया हो, चीन हो, अमेरिका हो, उनके साथ ताल्लुकात रखना जरूरी है। अगर सऊदी अरब हमसे यह डिमांड करता है तो हमें क्या जवाब देना चाहिए, किस तरह हैंडल करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसका उलट, आपके सवाल को जरा उल्टा के ये जो है थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ईरान, तुर्की, कतर और मलेशिया का ये जो एक उभरता हुआ ब्लॉक है मुस्लिम दुनिया में, इसका रिटोरिकली तो ये बड़ा एक्साइटिंग है। खास तौर पे पढ़े लिखे अर्बन जो पाकिस्तानी हैं, मैं खुद उसमें शामिल अपने आप को समझता हूँ। हम ये चाहते हैं कि एक मल्टी एथनिक, मल्टी नेशनल ब्लॉक हो जो मुसलमान इश्यूज को अच्छी तरह उनकी नुमाइंदगी कर सके। अगर इस ब्लॉक का मकसद किसी और मुस्लिम मुल्क के साथ तनाव होगा तो इसका जो वजूद है, इसकी जो बुनियादी वजह है इस ब्लॉक के बनाने की, वो बिल्कुल पाश हो जाती है। तो ये तो हो नहीं सकता कि ये ब्लॉक जो है वो किसी और मुसलमान ब्लॉक के या मुल्क के खिलाफ ब्लॉक जो है वो बने। तो पहला तो अगर इस ब्लॉक का मकसद यूनिटी है तो इसमें क्या वो लचक होनी चाहिए जो सारे ममालिक को इंक्लूड कर सके, या एक दूसरे के खिलाफ बयानात की बिना पर ज्यादा कशीदगी और तनाव जो है फैलाया जाए दुनिया इस्लाम में। अब ये कौन फैला रहा है और किसने शुरू किया, ये तो 1400 साल पहले भी एक आर्ग्यूमेंट था, और जब से हजरत आदम जो है वो उनकी मतलब वो दुनिया में आए तब से भी ये इंसानों के दरमियान तनाव का जो डिबेट है ये चल रही है। असल सवाल ये है कि पाकिस्तान के जो मईशी और जो पाकिस्तान की मईशत से मुंसलिक जो मफादात हैं वो किस मुल्क से जुड़े हुए हैं और किस हद तक उस मुल्क के साथ तनाव का जो अप्रोच है वो अपनाई जा सकती है। तो इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल है बड़ा वाज़े तौर पे आपको भी पता है, व्यूअर्स को भी पता है कि जितना पाकिस्तान, हमारे पास वक्त कम है, एक चीज बताइएगा कि इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने है, डिफेंस का, हम फॉरेन पॉलिसी का जिक्र कर चुके हैं, पॉलिटिकली आप देखें चीजें बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हो रही हैं और वल्नरेबल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ऐसी कौन सी फंडामेंटल मिसकैलकुलेशन हुई कि ये मामला उनसे 2.25 साल में संभल नहीं पाए? देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया शहबाज,
बड़ी जिम्मेदारी से इस तरह के मामलात को संभालना है और बिहाइंड क्लोज डोर्स। तो मैं समझता हूं जो शाह महमूद कुरैशी का बयान था, जो कुछ रिजर्वेशन थी सऊदियों की, जायज या नाजायज, लेकिन अगर आपने किसी मुल्क से $6 बिलियन लेने हैं और अपनी मर्जी से आप चाहते हैं वापस करें, या आप चाहते हैं कभी वापस ना करने पड़े जैसे पहले होता रहा है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, तो फिर कुछ कंडीशंस तो आपको देखनी होंगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप दोनों हाथों से जहां चाहे उधर से पैसे भी लें और उसकी जो कंडीशंस हैं गलत हो या सही, लेकिन अगर आपने वो पैसे लिए तो आपको थोड़ा सा तो ख्याल करना है। आईएमएफ का जब लोन होता है तो आप बिल्कुल बड़े एतमाद के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी पूरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को ये मिशन देते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को छोड़ो, पाकिस्तान की अवाम को छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ जो लोन की अगली ट्रांच है वो किसी तरह निकलवाओ, जितने टैक्सेस बढ़ाने पड़े, जितने टेलीकॉम सेक्टर के दफातर बंद करने पड़े, जितनी चीजों पर टैक्स लगाना हो। ये आप करते हैं या नहीं? ये बिल्कुल आपका जैदी साहब बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि अगर हमने कोई कमिटमेंट की तो पूरा नहीं किया तो अगर दूसरी पार्टी उसका गुस्सा बजा है। मैं आखिरी, क्योंकि हमारे पास मिनट है, एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि जो बाइडेन अब अमेरिकी सदर बन रहे हैं और उनकी जो मिडिल ईस्ट के हवाले से पॉलिसी है, खास करके ईरान के साथ न्यूक्लियर डील रिवाइव करना चाहते हैं, सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज के साथ शायद वो ताल्लुकात का असर नौ जायजा लें, वो ब्लैंकेट किस्म की अप्रूवल उनको ना मिले जो ट्रंप के जमाने में मिलती थी। डू यू थिंक इससे पाकिस्तान के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है? हालात पाकिस्तान के लिए जो ये जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो थोड़ी सी आसान हो जाएंगी? मैं समझता हूं कि जियो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज तो आसान नहीं होंगी, क्योंकि उनका ताल्लुक अमेरिका में सदर कौन है या नहीं है उससे नहीं है, और जो ब्रॉड जियो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स हैं वो इतनी तेजी से बदलेंगी नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कभी भी जहां भी कोई थोड़ी बहुत या बड़ी तब्दीली आती है, जैसे ट्रंप टू बाइडेन प्रेसिडेंसी शिफ्ट होती है, तो पाकिस्तान की उस जियो स्ट्रेटेजिक मैप पे जो रीपोजिशनिंग है या जो मनूवरिंग है या जो निगोशिएशन है उसमें स्पेस मिलती है या नहीं। और वहां मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर ट्रंप फिर से आते तब भी अपॉर्चुनिटी होती, उसके लिए हमें मुख्तलिफ चीजें करनी पड़ती। अब जब जो बाइडेन आ रहे हैं उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसमें भी पाकिस्तान के पास बहुत शुक्रिया आपका मुशर्रफ जैदी साहब। नाज़रीन, उन्होंने जो बात सारी वो खुलकर सामने दी है। एक बहुत खूबसूरत बात जैदी साहब ने कही कि अगर आप IMF से कर्जा लेते हैं तो पूरी हुकूमत की जो मशीनरी है वो अगली किस्त लेने के लिए तमाम शराइत मानने को तैयार हो जाती है। तो अगर सऊदी अरब ने भी $6.2 अरब दिया था तो फिर उसकी भी कुछ शराइत होंगी, वो शायद हम नहीं मान पाए। इसी वजह से 1 साल पहले हमें ये पैसे जो हम वापस करने जा रहे हैं। इसके साथ ही मुझे और कामरान यूसुफ को अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।